नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं या सिर्फ दिल्ली में नहीं, कोलकाता में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में धुआंधार बैटिंग चल ही रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार टीएमसी में टूट फूट हो रही है, लोग छोड़ करके जा रहे हैं और अब तो जो उनके ताबेदार हुआ करते थे, उनके सामने कॉर्निश किया करते थे, वो भी ममता बनर्जी को नसीहतें देने लगे हैं। मदन मित्रा ने कहा है कि आप चूंकि अभिषेक बनर्जी से पिंड नहीं छुटा पा रही हैं, उनका मोह जो है वो नहीं त्याग पा रही हैं, इसलिए एक एक करके पूरी पार्टी ही आपके हाथों से फिसल रही है। और मदन मित्रा को तो बिल्कुल एक समय इनका कट्टर समर्थक माना जाता था और बहुत लंबे समय तक वो रहे भी हैं। और भी कई घटनाएं हुई हैं। सीधे जुड़ गए हैं कोलकाता से पंकज विश्वास जी, और दर्शकों से अभी ये निवेदन है शुरू में ही, उनका जो चैनल है पॉलिटिकल डेली, उसको आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब भी करें। पंकज जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर जी। तो क्या क्या घटनाक्रम हुए हैं और कौन कौन और छोड़ करके गया है ममता बनर्जी को, और क्या क्या नसीहतें मिल रही हैं आजकल ममता जी को? सर एक्चुअली बहुत सारी घटनाएं बहुत क्विक हुई है पश्चिम बंगाल में, बहुत बहुत सारी घटनाएं हैं, तो मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे जो लेटेस्ट है, दर्शकों में कुछ दर्शकों को भी पता होगा कि कोयल मल्लिक राज्यसभा की सांसद थी एंड शी वाज एक्ट्रेस इन टॉलीवुड इंडस्ट्री, मतलब बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में एक जानी मानी वो एक्ट्रेस है 90s के बाद में। और उनके पिताजी भी जो है, उनके पिताजी भी बहुत फेमस एक्टर हैं उनके पिताजी। तो कोयल मल्लिक जो है, उन्होंने राज्यसभा के सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है और आज केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से वो मिली हैं और बीजेपी के कुछ नेताओं से मेरी बात भी हुई है। तो उनका क्लैरिफिकेशन ये है कि जो भी हो रहा है वो दिल्ली में हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि कोयल मल्लिक इस दिन ज्वाइन करने वाली हैं, लेकिन सूत्रों से जो पता चल रहा है या ऑफ कैमरा वो जो बता रहे हैं कि कोयल मल्लिक भी बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं और उनको भी राज्यसभा से जिताया जाएगा। उनके पास भी बहुत टाइम था, इसलिए ही जो राज्यसभा में जिस तरीके से लोगों को रेजिग्नेशन दिलवाया जा रहा है, फिर बीजेपी से जिस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा के विधायकों या इलेक्शन होगा, या अगर तृणमूल कांग्रेस अगर मान लीजिए कि अगर किसी को कैंडिडेट करना चाहती है तो वो बात अलग है। लास्ट जो 3 लोगों का जो चुनाव हुआ था उसमें तो कोई इलेक्शन हुआ नहीं, क्योंकि रितोब्रतो साइड से भी कोई कैंडिडेट नहीं था और इधर से भी कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर कोयल मल्लिक के टाइम पे भी अगर कोई कैंडिडेट नहीं रहेगा तो वो डायरेक्टली चली जाएंगी, तो उनको भी फिर भाजपा से टिकट दिया जाएगा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। और इसके बाद एक और बिग शॉट है, मनीष शुक्ला उनका नाम है। वो पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री भी थे और ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाते थे। हालांकि उनको तृणमूल कांग्रेस में जब लिया गया था, जब ममता बनर्जी ने उनको तृणमूल कांग्रेस का टिकट दिया था, उस समय इसको लेके काफी काफी बवाल हुआ था। इसलिए बवाल हुआ था कि ये तृणमूल कांग्रेस जब बना उसके बाद तृणमूल कांग्रेस जिसको लेके सबसे ज्यादा भुनाती है, जैसे बीजेपी के लिए राम मंदिर का एक इशू था, उस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के लिए ये 21 जुलाई 21 जुलाई शहीद दिवस, ये तृणमूल के लिए एक बहुत बड़ा इशू था। हर बार तृणमूल कांग्रेस जो है कलकत्ता में बहुत बड़ा एक कैंपेनिंग जनसभा करती है। इस बार भी उसको लेके दोनों पार्टी में, दोनों गुटों में बवाल हो रहा है। तो उस समय गोली चलवाने के जो मास्टरमाइंड बताया जाता है वो मनीष गुप्ता जी को बताया जाता है। वो उस समय पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु के सरकार में वो स्वराष्ट्र सचिव थे, होम डिपार्टमेंट में वो सचिव थे। तो कहा जाता है कि उनके ही ऑर्डर पे गोली चला था और ममता बनर्जी ने बाद में कमीशन भी बनवाया था। 21 जुलाई 1993 का जो घटना हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, कुछ लोग मिसिंग भी थे, 13 लोग शायद 13 लोग मारे गए थे और बहुत सारे लोग मिसिंग थे। तो उसमें ना ज्योति बसु को बुलाया गया था ठीक तरीके से, ना बुद्धदेव भट्टाचार्य का क्या रोल था इसको ये किया गया था, और ना मनीष गुप्ता तो मंत्री ही थे तो उनको क्या बुलाएंगे। तो पूरा एक ढकोसला हुआ था उस समय। तो वो मनीष गुप्ता जो ममता की आंखों का तारा था, ममता बनर्जी
जिस घटना को लेके राजनीति की थी, लेकिन बाद में जो एक्यूज थे उन्हीं को अपनी पार्टी में ले लिया था। आज वो भी ममता बनर्जी को छोड़ के जा चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस पार्टी में अब मेरा कोई काम नहीं बचा है। 5 साल से ममता बनर्जी ने मुझे कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं दिया था और पार्टी की जो हालत है उसके बाद इस पार्टी में रहने का तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो उन्होंने भी वर्बली पार्टी छोड़ने की घोषणा कर दिया और उन्होंने बताया है कि 2-3 दिन के अंदर में वो ऑफिशियल रेजिग्नेशन ममता बनर्जी को सौंप देंगे। अब इसके बाद वो ऋतुव्रतों के गुट में जाएंगे या नहीं, वो तो बात की बात है। और 2 और लोगों ने तृणमूल कांग्रेस छोड़ दिया है। तो मतलब ममता जी का गुट छोड़ दिया है। एक है अनुब्रतो मंडल, बीरभूम का बाघ जिसको बोला जाता था, जो घोटाले में भी गिरफ्तार हुए थे, तिहाड़ जेल में बहुत दिनों ने उन्होंने समय बिताया है। उन्होंने भी पार्टी छोड़ा है, ममता जी का गुट छोड़ा है और ऋतुव्रतों के गुट में चली गई है। इसके अलावा मदन मित्र पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री थे, वो भी ममता बनर्जी का गुट छोड़ के ऋतुव्रतों के गुट में उन्होंने ज्वाइन किया है। अनुब्रतो मंडल ने काफी मतलब एक उनकी बात को लेकर पश्चिम बंगाल में बहुत चर्चा हो रही है। उनका दावा है कि ममता बनर्जी ने उन्हें 4 बार फोन किया था। आखिरकार उन्होंने चौथे नंबर पे वो उन्होंने फोन पकड़ा और ममता को नसीहत दी कि आपने इतने दिनों तक जो पार्टी चला है वो आंख से नहीं देखती थी, आप कानों सुने बात पे भरोसा करती थी, इसलिए आपकी पार्टी की ये हालत है। अब भी आप सुधर जाइए, वरना आंख से देखना शुरू कीजिए, वरना जो भी आपके पास है वो भी नहीं रहेगा। और भतीजे को ज्यादा पालन पोषण मत कीजिए, बड़ा हो गया उसे छोड़ दीजिए। पार्टी में इतना आप उनको पोजीशन देंगी तो आपकी यही हालत होगी। एक ही बात मदन मित्रा जी ने भी कहा है, उनका भी ये आरोप है कि भतीजे को अभिषेक बनर्जी को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है जिसकी वजह से पार्टी की यह हालत हुई है। और एक दिन पहले ममता बनर्जी का जो लास्ट फेसबुक लाइव है, अब तो वो मीडिया के सामने नहीं आती है क्योंकि मीडिया के बहुत सारे तीखे सवालों को झेलना पड़ेगा, सिर्फ फेसबुक लाइव करते। उसमें भी वो लास्ट टाइम उन्होंने ये कहा है कि अभिषेक बनर्जी बाघ की तरह लड़े। तो वो बाघ है या बिल्ली है वो तो समय बताएगा। हालांकि ऋतुव्रतो बनर्जी ने भी कहा है कि वो बाघ नहीं है, वो बिल्ली है। तो यही सब चल रहा है पश्चिम बंगाल में। लोग 21 जुलाई के पहले पार्टी छोड़ने में तांता लगा हुआ है और ममता जी भी कह रही हैं कि जिनको छोड़ के चले जाना है छोड़ के चले जाए। आज कोयल मल्लिक छोड़ने के बाद उन्होंने रिएक्शन दिया है, वहां भी उन्होंने कहा है कि जिनको जिनको छोड़ना है, जिनके ऊपर प्रेशर है, जिनको बीजेपी का सत्ता का सुख भोगना है, बीजेपी के साथ जाना है, कम से कम 21 जुलाई के पहले चले जाइए पार्टी खाली करके। और बंगला में कहावत है, दुष्टू गोरुच से शून्य ग्वाल भालो, मतलब वो लात मारने वाली गाय से जो है वो एकदम वो जो घर है वो फाका रहने से अच्छा है। तो वही ममता बनर्जी का कहना है, यही सब चल रहा है पश्चिम बंगाल में। मतलब शहीद दिवस से पहले पहले जिनको जाना है वो चले जाएं। हाँ, उसके बाद वो पार्टी को चलाएंगे आगे। जो 2-4 लोग बच जाएंगे, क्या बचेंगे पता नहीं, मुझे तो लगता है लास्ट में बुआ और भतीजा ही बचेगा और तो कोई बचेगा नहीं। क्योंकि कल जो है डेरेक ओब्रायन, मैं कल विधानसभा में काम से गया था तो मैंने देखा कि वहां डेरेक ओब्रायन भी लाइन लगाए हुए थे। तो ममता जी के साथ तो मिलने गए नहीं होंगे, तो किसके साथ मिलने गए होंगे वो तो सबको पता ही चल रहा है। तो अब अगला नंबर मुझे लगता है कि डेरेक ओब्रायन का भी आने वाला है। मैं इनके 2-3 बयान पढ़ रहा हूँ। इन्होंने कहा है कि अभिषेक अगले 50 सालों तक लड़ेंगे। बहुत दूर की कोड़ी लेकर के आती है। 50 साल आगे के किसने देखे हैं? आजकल तो बैठे बिठाए पता लगता है कि कल ही तो मुलाकात हुई थी और आज नहीं रहे। ये अगले 50 साल का जो है वो ठेका ले रही हैं। दूसरे इनका एक बयान है कि बीजेपी चाहती थी मुझे हार्ट अटैक आ जाए और है एक और इनका बड़ा अजीबोगरीब बयान है। कह रही हैं कि बीजेपी ने गद्दारों को चुना है क्योंकि उसके पास संगठन नहीं है, इसलिए हमारे लोग चाहिए। तो ये हुआ क्या है? उद्धव ठाकरे कहते हैं जो छोड़ के जाते हैं उनको के गद्दार हैं। अब ममता बनर्जी ने भी यही कहना शुरू कर दिया कि जो छोड़ करके जा रहे, मतलब ये लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी कमियों को नहीं देखते, अपनी खानदान शाही को, जो वहां उनका पुत्र मोह, यहाँ इनका भतीजा मोह, तो इसकी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है, ये नहीं देखेंगे कभी।
सर ऐसा है कि ममता बनर्जी ने तो दूसरी पार्टी के लोगों को ही, या पार्टी जिनका तृणमूल कांग्रेस को बनाने में या सीपीएम के खिलाफ आंदोलन करने में जिनका इम्पोर्टेंस नहीं था, उन लोगों को लाके ममता बनर्जी ने तो उनकी ताजपोशी की थी। अब देखिए अमित मित्रा को उन्होंने अर्थ मंत्री बनाया था, तो फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था, तो अमित मित्रा तो कोई पॉलिटिक्स से जुड़े तो इंसान थे नहीं। अचानक उनको लाके पार्टी में वन ऑफ द मतलब सरकार में इतना बड़ा पोस्ट उन्होंने दे दिया था। और शौकत मुल्ला सीपीएम का एक छोटा सा गुंडा था, उनको भी पार्टी में लाया, विधायक बनाया ममता बनर्जी ने। सुजीत बोस आज गिरफ्तार होकर जेल में है। सुजीत बोस सीपीएम के गुंडे थे, उनको लाके ये बनाया। इस तरीके से सर अगर नाम ले तो सैकड़ों नाम इस तरीके से आएंगे कि ममता बनर्जी ने जिनको दूसरी दूसरी पार्टियों से लिया। कांग्रेस से तोड़ के लिया, कांग्रेस से तो तोड़ के उनकी पार्टी बनी थी। सीपीएम से लिया जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो ममता बनर्जी ने तो पार्टी को खड़ा ही किया है कि दूसरी पार्टी के लाशों पर। अब वही ममता बनर्जी बोल रही है कि बीजेपी के पास आइडियोलॉजी नहीं है, उनके पास लोग नहीं, इसलिए मेरे लोग को वो तोड़ के ले जा रहे। तो ममता बनर्जी ने क्या किया था? राजनीति में तो नया कुछ नहीं है। कांग्रेस भी दूसरी पार्टी से लोगों को लेती है, ये भी ली थी, बीजेपी ने भी लिया है। हालांकि ममता बनर्जी ने एकदम दागी लोगों को लिया था। सुजीत बोस गुंडा आदमी था, शेख शाहजहां एकदम दागी गुंडा था, फिर जितने इतने लोग थे, रज्जाक मोल्ला वो भी कोई दूध का धुला हुआ तो था नहीं। तो ममता बनर्जी ने जिन लोगों को लिया, मैक्सिमम दागी लोगों को लिया है। बीजेपी तो कम से कम अभी तक, कल की मैं नहीं कह सकता, मैं बीजेपी का के लिए डिफेंस नहीं करूंगा, लेकिन अभी तक जिन लोगों को लिया है, मान लीजिए कोयल मल्लिक के खिलाफ तो कोई आरोप नहीं है। आज भी ममता बनर्जी जब उनको टारगेट कर रही थी, बोलने के लिए ममता बनर्जी ये बोलने को बाध्य हो गई कि अच्छी एक्ट्रेस थी और मुझे बताकर ही वो गई, तो उनके खिलाफ ममता बनर्जी भी कोई आरोप नहीं लगा पा रही, तो छोड़ ही दीजिए। बाद बाकी जिन लोगों को लिया गया है, सिर्फ एक प्रकाश चिकबराई छोड़ के किसी के खिलाफ कोई मैक्स राजनीति में बयानबाजी हो सकता है, लेकिन पुलिस कंप्लेन कुछ ज्यादा तो इन लोगों के खिलाफ नहीं है, ना सुष्मिता देव ना सुखेंदु शेखर राय। प्रकाश चिकबराई के खिलाफ वो कंप्लेन वगैरह है, या उनके खिलाफ बीजेपी के लोगों ने ही बयानबाजी की। लेकिन ममता बनर्जी जिस तरीके से दागी लोगों को लेती थी, एंटी पार्टी, मनीष गुप्ता जिन्होंने ममता बनर्जी की वो रैली जो हुई थी उसके ऊपर गोली चलाया था। ममता बनर्जी दावा करती थी कि उनके भी दाएं बाएं गोली चली थी, उनका सर फोड़ दिया गया था, सैकड़ों बार बोल चुकी है। तो जिसके इशारे पे उस दिन गोली चली थी, जिसके इशारे पे ममता बनर्जी के ऊपर अटैक हुआ था, ममता बनर्जी ने फिर उनको क्यों लिया था? तो ममता बनर्जी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बीजेपी तो फिर भी फूंक फूंक के लोगों को ले रही है, किसको लिया जाए, किसको नहीं लिया जाए, किसको किस तरीके से दूसरी पार्टी में रख देना है, नहीं लेना है। तो बीजेपी तो इतना सोच समझ के एक्शन ले रही है, वो तो सीधे सीधे पार्टी में ले लेती थी, सीपीएम के वाले लोगों को ले लेती थी। उनकी आइडियोलॉजी के साथ ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी क्या मैच करती थी? सीपीएम का तो फिर भी छोड़ दीजिए, कुछ आइडियोलॉजी था, भला हो बुरा हो। इनका क्या आइडियोलॉजी था? इनके संविधान में भी कोई आइडियोलॉजी नहीं लिखा हुआ है। तो ममता बनर्जी को सबसे पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, फिर बीजेपी को नसीहत देना चाहिए। और अभिषेक बनर्जी की कौन सी मुसीबत नहीं बढ़ी है अभी? सर अभिषेक बनर्जी के खिलाफ ये हुआ है कि पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में विष्णुपुर एक थाना है, वहां पर एक बच्ची के माताजी पिताजी ने कंप्लेन किया है कि उनकी बच्ची का जो है एक हाथ काटना पड़ा, और वो सेवाश्रय कैंप में गई थी। अभिषेक बनर्जी जो कैंप चलाते थे, उस कैंप में उनका इलाज हुआ था, और इलाज सही से नहीं हुआ, इसके वजह से उनका जो है बच्ची का एक हाथ काट के फेंकना पड़ा है। तो उन्होंने जो है विष्णुपुर थाने में इस एफआईआर दर्ज कराया है। तो जब ये स्वास्थ्य मंत्री को पता चला है, तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर शारदत्त मुखर्जी ने उन्होंने रिएक्शन दिया है कि सरकार इसकी जांच करवाएगी कि किस तरीके से एक तो जांच चल ही रहा है सेवाश्रय में, किस तरीके से मिसयूज हुआ है। जो डॉक्टर नहीं थे, जो कंपाउंडर थे, नर्स थे, उनको भी डॉक्टर बना के वहां पे ये करवाया गया है, मतलब इलाज करवाया गया है। जो होम्योपैथ के जो चिकित्सक थे, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे, उनसे एलोपैथ का जो है दवाई बांटा गया है वहां से। फिर दवाई जो दिया गया है वो भी मतलब सही दवाई नहीं दिया गया, किसी दूसरे, जो दवाई दूसरे रोग के लिए जरूरी होता है उसको किसी दूसरे रोगी को दे दिया गया है। एक्सपायर्ड मेडिसिन दिया गया है, और जो फेक मेडिसिन दिया गया है। इस तरीके से बहुत सारे आरोप है।
तो वो तो चलेगा ही, और इस बच्ची के माता-पिता जी का भी जो कंप्लेंट है, वो भी सरकार उसकी जाँच करेगी और उसको भी अलग रूप से प्रायोरिटी दिया जाएगा, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी ने आज बताया है। तो अभिषेक बनर्जी पहले से ही बुरा फँसे हुए थे और इसमें और नया एफआईआर हुआ है, और चूँकि स्वास्थ्य मंत्री इस कंप्लेंट को देख रहे हैं, तो लग रहा है कि और ज़्यादा इसमें कड़ा कार्रवाई होगा। मैं 40-41 दिन पहले बीबीसी पर जो एक लेख प्रकाशित हुआ था, उसका ये मत्था दिखा रहा हूँ। ममता बनर्जी के सामने टीएमसी को टूट से बचाने के लिए अब क्या है विकल्प? आगे क्या करेंगी? हुँ। इन 40 दिनों में बचा पाई क्या? और क्या अभी भी उनकी बचाने की कोई नीयत है? वो तो सीधा चैलेंज कर रही हैं लोगों को कि अभिषेक बनर्जी को तो मैं नहीं छोड़ूँगी। सर अभिषेक बनर्जी तो अगले 50 साल तक संघर्ष करेंगे। जिनको जाना है, वो जाए। सर, राजनीति में लोग अपने माता-पिता, बच्चे की बलि दे देते हैं और ये तो सिर्फ भतीजा है, लेकिन इतना प्यार एक भतीजे से क्यों हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है जब आरोप गंभीर है। और ममता बनर्जी को पता है कि अभिषेक बनर्जी शुरुआती दौर से, जब 2014 में अभिषेक बनर्जी को जब पैराशूट लॉन्च किया गया, 13 से ही अभिषेक बनर्जी 12-13 से अभिषेक बनर्जी धीरे-धीरे पार्टी के कैंपेन में शामिल हो रहे थे। 3 नंबर, 4 नंबर, कभी-कभी आखिरी में उनको स्पीच डिलीवरी के लिए उनको इम्पोर्टेंस दिया जाता था। लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से उनको पैराशूट लॉन्च किया गया, इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया गया, पहले तृणमूल युवा नाम का एक विंग बना के अलग से उनके लिए एक विंग बनाया गया, जो पार्टी के ये संविधान में तो था ही नहीं। और उसके बाद वहाँ से उनको यूथ विंग का पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, शुभेंदु अधिकारी को रिप्लेस करते हुए। तो तभी से लोगों का बहुत ज़्यादा उनके ऊपर, जो टीएमसी के पुराने कार्यकर्ता थे या टीएमसी के पुराने लीडर थे, ममता बनर्जी के साथ 1998 से जो थे या उससे पहले भी कांग्रेस में ममता बनर्जी के साथ थे, वो काफ़ी खफ़ा थे इस बात से। लेकिन मान लेना पड़ रहा था। लेकिन बाद में अभिषेक बनर्जी जिस तरीके से पार्टी को चला रहे थे, 100 में से 90% लोगों का, तृणमूल कांग्रेस का, उनके खिलाफ ये था कि पार्टी वो सही से नहीं चला रहे थे। कुछ लोग 10% जो नए कार्यकर्ता थे, जो अभिषेक बनर्जी जिनको स्टूडेंट विंग से, यूथ विंग से जो उठा के उनको तुलाबाजी करने के लिए, मतलब एक्सटॉर्शन करने के लिए अलग-अलग पार्टी का पोस्ट दिया, वो लोग अभिषेक बनर्जी को भगवान की तरह देखते थे। अभिषेक बनर्जी को नेता, अर्जुन, श्री कृष्ण, सारथी कुछ भी मानते हो, लेकिन पार्टी का मैक्सिमम लोग उनको पसंद नहीं करते, जो तृणमूल का भला चाहते थे। और पुराने लोग जो थे, जो एक्चुअल टीएमसी थे, जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए पार्टी में नहीं थे, जो सीपीएम का अत्याचार सहे थे, उस जमाने से जो लोग थे, वो उनको पसंद नहीं करते। फिर भी ममता बनर्जी कंटिन्यू उनको सपोर्ट करती गई। एक बार ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि अभिषेक बनर्जी, वो 1993 का ही वाकया, जिस समय ममता बनर्जी ने दावा किया था कि उनको जो है वो 21 जुलाई के रैली में उनको चोट लगी थी। तो उसके बाद ममता बनर्जी बोल रही थी कि उस समय अभिषेक बनर्जी का 2 साल का उम्र था। तो वो 2 साल की उम्र में वो टीएम से कांग्रेस का फ्लैग लेके अकेला रैली कर रहे थे। अकेला रैली करते हुए को बोल रहे थे कि दीदी के मारले केनो जवाब चाहिए, जवाब दाओ। तो इस तरीके से ममता बनर्जी उनको बैकअप करते। और पूरा पुलिस का जो पुलिस प्रशासन को तो अभिषेक बनर्जी ही चलाते थे। वो जितना ट्रांसफर होता था, वो अभिषेक बनर्जी के इशारों पे होता था। एक ज़माने में मुकुल रॉय के इशारे पे होता था, उसके बाद अभिषेक बनर्जी ने वो पूरा सिस्टम टेक ओवर कर लिया था। पूरा प्रशासन अभिषेक बनर्जी पैरेलल प्रशासन चलाते थे। तो ममता बनर्जी सब जानती थी, सब देखती थी, लेकिन फिर भी उनको सपोर्ट करती थी, और आज इसी के कारण पार्टी की ये हालत है। एक तो पार्टी का कोई आइडियोलॉजी तो है नहीं, जिस आइडियोलॉजी की वजह से कुछ लोग, सरकार चले जाने के बाद पार्टी टूटती है, ये सच है। या 2021 में भी बीजेपी जब पावर में नहीं आ पाई थी, तो बहुत सारे लोग इधर-उधर छिटक गए थे। लेकिन आइडियोलॉजी एक कोर न्यूक्लियस होता है, जिसके वजह से लोग, पार्टी में कुछ लोग रुक जाते हैं। ममता बनर्जी का कोई आइडियोलॉजी नहीं, और ऊपर से अभिषेक बनर्जी का अत्याचार। अभी भी वो अभिषेक बनर्जी को जो है अपनी पोस्ट से नहीं हटा रहे। तो जो पुराने लोग हैं, जो नए भी हैं, पुराने सारे लोग, जो नए लोग थे उनको तो पता चल गया है, तो अब पार्टी तो पावर में है नहीं, तो अब तो पैसा उठा नहीं पाएँगे। तो वो तो खुद उसके वजह से चले गए, क्योंकि सारा सिस्टम उनका पैसे का था। और जो पुराने लोग थे वो रितब्रतो के गुट में चले गए हैं मैक्सिमम लोग। लेकिन ममता बनर्जी फिर भी, उनकी राजनीति समझ, पहले तो मैं मानता था कि पश्चिम बंगाल
छोड़ दीजिए, कम से कम भारत में भी ममता बनर्जी है टॉप 5 लीडर में आएंगी, कम से कम पॉलिटिकल सेंस के वजह से। लेकिन अब लग रहा है कि ममता बनर्जी का पॉलिटिकल सेंस शायद कुछ नहीं था, पहले भी नहीं था। कुछ लोग उनको सलाह देते होंगे, जिसकी वजह से ममता बनर्जी उसी तरीके से एक्ट करती थी। अब तो ममता बनर्जी पूरी तरीके से एक बेवकूफ ही दिखती। लेकिन ये तो कह रही थी कि मैं पूरे देश में घूमूंगी, आजाद परिंदा हूं, अब तो इंडिया अलायंस को मजबूत करूंगी। ये तो टीएमसी को नहीं बचा पा रही है। सर, कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी को वो अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। हालांकि सोनिया गांधी ने प्रस्ताव दिया था। हालांकि मुझे ये भी लगता है कि सोनिया गांधी को पता होगा कि ये प्रस्ताव पे ममता बनर्जी कभी मानेंगी नहीं, इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा। लेकिन बाद बाकी जो जितने भी नेता पश्चिम बंगाल आए हैं उनके हाईकमान की तरफ से, तो सारे लोगों ने कहा है कि ममता बनर्जी इज अ क्लोज चैप्टर। ममता बनर्जी के साथ उनका कोई रिश्ता हो नहीं सकता है। तो ममता बनर्जी तो किसी कांग्रेस ने में ये भी कह दिया कि पहले हाँ, कांग्रेस छोड़ने के लिए माफी मांगे। हाँ। तो यही है, इसीलिए सर मुझे नहीं लगता है कि उनका इंडी गठबंधन में भी कोई फ्यूचर है। हालांकि मैं कल भी देख रहा था, कुछ मीम नहीं, मतलब तृणमूल कांग्रेस का जो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म वगैरह है, वहां से अभिषेक बनर्जी को बताया जा रहा था कि वो भावी प्रधानमंत्री, तो भावी प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बन पाए, बनने की जिसकी औकात नहीं है, जिसके हाथ में पार्टी के 10-12 विधायक भी नहीं बचे हैं, एकदम पार्टी तो टाइटैनिक से भी जल्दी जल्दी डूब रही है, तो वो क्या प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, वो तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी कभी बनेगा या नहीं, इस पे संदेह लग रहा है। तो ममता बनर्जी, मैं अभी भी मानता हूँ कि ममता बनर्जी को अभी अगर अभिषेक बनर्जी को अगर बलि दे दें, पॉलिटिकल बलि, तो हो सकता है कि जो चंद लोग बचे हुए वो भी रह जाए, वरना तो सिर्फ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी, सिर्फ बुआ और भतीजा, बाद बाकी एक आदमी उनकी पार्टी में, उनके गुट में नहीं रहेगा। क्योंकि अदालत से भी झटके पे झटके पड़ रहे हैं। अलीपुर अदालत ने बता दिया है कि ऋतु ब्रुतो का फ्रैक्शन ही असली तृणमूल कांग्रेस है। अकाउंट से कुछ पैसा वैसा कुछ चंद दिनों के लिए यूज कर पा रही। अगर वो चैलेंज हो जाएगा तो हो सकता है कि अलीपुर अदालत का जो राय आया है उसके हिसाब से वो पैसा भी ममता बनर्जी को रुक जाए। तो ममता बनर्जी के सामने तो कोई ब्राइट फ्यूचर है नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, अपडेट करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार।